हमारा आज का कॉलम है अब करना क्या है बाय फेमस राइटर सोहेल वराइच। ईरानी सुप्रीम कमांडर आयतुल्ला अली खामेनाई की शहादत के बाद से मुस्लिम दुनिया एक बार फिर दो राहे पर खड़ी है। मुस्लिम दुनिया में ईरानी निज़ाम के हामी हों या उस निज़ाम के शदीद मुखालिफ, सब के लिए लम्हाए फ़िक्रिया है कि क्या मुस्लिम दुनिया ईरान की तरह डटकर मुज़ाहमत करे, गज़ा की तरह इतनी कुर्बानियाँ दे कि इसराइल और अमरीका का जुल्म इखलाक़ी तौर पर शिकस्त खा जाए, या फिर मग़रिब से बाइज़्ज़त इश्तराक का कोई रास्ता तलाश किया जाए। तहज़ीबों के तसादम से मुस्लिम दुनिया बार बार वापस इसी सवाल पर आ जाती है जिस पर जंग अज़ीम अव्वल और दोइम के ज़माने से मुबाहिस जारी हैं। जब से मुस्लिम दुनिया को नौ आबादियाती निज़ाम से आज़ादी मिली है और 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक वजूद में आए हैं, बुनियादी मसला यही है कि क्या मुस्लिम दुनिया असली इस्लाम और असली मशरिकियत से मग़रिबी दुनिया की तरक्की, तहज़ीब और टेक्नोलॉजी का मुकाबला करे, या फिर मग़रिबी तहज़ीब की अक़दार अपना ले, मज़हब को यूरोप की तरह ज़ाती मामला करार देकर मशरिकी समाज को जदीद सिमत में तब्दील करे। मग़रिब और मशरिक़ का बुनियादी तसादुम यही है। कभी इसको इस्लाम और इसके मुखालिफों, कभी जमहूरियत और इसके मुखालिफ नज़रियात, और कभी इसको एक दूसरे पर गलबा का नाम दिया जाता है। गज़ा की तबाही, इराक़ की बर्बादी, लीबिया की टुकड़ों में तक़सीम, शाम में गैर मामूली तब्दीलियों और ईरान में अली खामेनाई की शहादत, 100 साल से मौजूद वही सवाल कोबरा सांप की तरह मुस्लिम दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है कि मुस्लिम दुनिया अपनी शनाख्त, सलामती और खुशहाली के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि वो भी बाकी दुनिया की तरह के ख़तरात से बेपरवाह होकर अमन और तरक्की की शाहराह पर चले। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला तो बंद हो चुका। अब मजहबी, सियासी और समाजी कायदीन का फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों के लिए किसी राह का इंतखाब करें। गुज़श्ता 100 साल में गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह और दीगर कई ज़ुआमा ने यकसर मग़रिबी तहज़ीब व तरक्की को रद्द न करने का फ़ैसला किया। कमालिस्ट तो खैर हद से आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने तुर्की रस्मुल ख़त को भी अरबी से रोमन बना लिया। लिबास, तराश खराश और समाजी ज़िंदगी में भी मग़रिबी अंदाज़ अपना लिया। शायद उनका ख़्याल था कि मग़रिब की तरक्की की वजह यही असबाब हैं। दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह और अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने साइंस और मग़रिबी तरक्की को तो सराहा, लेकिन वो मग़रिब की अंधी तक़लीद के ख़िलाफ़ थे। जिनाह और इक़बाल जमहूरियत और इस्लाम में कोई तसादुम नहीं देखते थे, इसलिए कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के निज़ाम को अपनाया। अल्लामा इक़बाल को पार्लियामेंट के ज़रिए इज्तिहाद के कायल भी थे। 1973 का आइन भी दुनिया का पहला ऐसा दस्तूर था जिसमें इस्लाम और जमहूरियत के मिलाप से रियासत का नज़्म व नस्क चलाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में मग़रिब को मुकम्मल तौर पर रद्द करने, उसका मुकाबला करने और असल इस्लाम की तरफ लौटने को बेहतरीन रास्ता समझने की रिवायत भी बड़ी मजबूत रही है। मजहबी मदारिस ने कई सालों तक अंग्रेज़ी पढ़ने और पढ़ाने से गुरेज़ किया। मिस्र की अख़वानुल मुस्लिमीन, हिंदो पाकिस्तान की जमात इस्लामी और कई दूसरी इस्लामी जमातों ने इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के तौर पर पेश करके जमहूरियत के मुतबादिल सियासी और मुआशी निज़ाम का मॉडल अपनाने की पॉलिसी अपनाई। ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक हुकूमत का मॉडल बना, जिसमें सुप्रीम लीडर आला तरीन मजहबी शख्सियत को बनाया गया, बाकी इदारे उसके ज़ेरे सरपरस्ती काम करते हैं। सऊदी अरब, उर्दन और कई दूसरे खलीजी मुल्कों में बादशाही निज़ाम को बरकरार रखा गया। अलजज़ायर और बाज़ इस्लामी ममालिक में इस्लामी जमातें मकबूल हुईं। मिस्र और अलजज़ायर में उन्हें इक़्तिदार भी मिल गया, लेकिन मग़रिबी दुनिया से शदीद इख्तिलाफ़ात की वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोकर जेलें देखनी पड़ीं। ईरान की मजहबी हुकूमत और अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान हुकूमत को भी पूरे मग़रिब की मुखालिफत हासिल है। बज़ाहिर तो ये हर मुल्क की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो वहाँ कौन सा निज़ाम लाता है या चलाता है, लेकिन तल्ख़ हकीकत ये है कि इस दुनिया में रहते हुए आप मग़रिबी दुनिया से बैर रखकर अपना मुल्क नहीं चला सकते। मलेशिया के महातीर मोहम्मद, लीबिया के मुअम्मर क़ज़ाफ़ी और इराक़ के सदर सद्दाम ने मग़रिब को ललकार कर या उनका मुकाबला करने का सोचा, लेकिन उन्हें भी देर पा कामयाबी ना मिल सकी। ईरान का मामला भी ऐसा ही है। एक ज़माने में ऐसा लगता था कि ईरानी इनकलाब सऊदी अरब के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है। लबनान, फ़लस्तीन, इराक़, शाम और यमन के साथ मिलकर एक मजबूत इत्तेहाद बन गया था, मगर हालिया सालों में ये सारा ब्लॉक टूट फूट गया है। न किसी भी मुल्क की तबाही को रूस रोक सका और न चीन। मुस्लिम दुनिया के मग़रिब से झगड़ों में खुलकर सामने नहीं आया।
ایرانی لیڈر خامنائی کی شہادت کے بعد ایک بار پھر مسلم دنیا کے سامنے یہ سوال پھر سے پھن پھیلائے کھڑا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ کیا تہذیبوں کا تصادم جاری رہے گا؟ کیا مشرق اور مغرب کی اقدار میں کوئی اشتراک عمل نہیں بن سکتا؟ کیا اسلام واقعی مغرب کے لیے خطرہ ہے؟ کیا مسلم ممالک موجودہ صورتحال میں مغرب سے لڑ کر ترقی کر سکتے ہیں یا کوئی مصالحتی راستہ اختیار کر کے ترقی کر سکتے ہیں؟ اسامہ بن لادن کے 9/11 سے مسلم دنیا کو فائدہ زیادہ ہوا یا نقصان؟ طالبان کی تعلیم اور خواتین کے خلاف پالیسیاں دنیا کے سامنے اسلام کا اچھا تاثر پیش کر رہی ہیں یا ان کا منفی اثر ہو رہا ہے؟ دوسری طرف پوری مسلم دنیا کا عالم یہ ہے کہ علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم مغربی دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں۔ جدید دنیا کی ایجادات میں مسلم دنیا کا کوئی قابل قدر حصہ نہیں ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے یونٹ 2800 نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے اسماعیل ہانیہ سمیت ہر نامور لیڈر کو چن چن کر مارا۔ ایران میں اسرائیل اور امریکہ جس کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ غداروں کی موجودگی اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ نے گراؤنڈ پر ایک بھی فوجی اتارے بغیر مسلم دنیا کی شدت پسند لیڈرشپ کا صفایا کر دیا ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے مسلم دنیا کے لیڈر کوئی ایسا پناہ گاہ بھی نہ بنا سکے جہاں یہ محفوظ رہ سکیں۔ طالبان اور القاعدہ کی ساری لیڈرشپ بھی امریکہ میں بیٹھے آپریٹروں نے ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم کر دی تھی۔ مسلم دنیا مغربی ممالک سے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر پیچھے ہے کہ دونوں کا تقابل ہی کوئی نہیں۔ کاش مسلم دنیا کا بھی کوئی سوجوان لیڈر ہو، کوئی غزالی یا ابن عربی اٹھے یا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جو مسلم دنیا کو سائنس، علم اور ٹیکنالوجی سکھائے۔ فی الحال لڑائیوں اور آوشوں سے ہٹ کر خوشحالی، امن اور ترقی کی طرف توجہ دیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب چاہے خود کو آدھا مسلمان کہتے تھے مگر وہ ویژنری تھے، اسی لیے انہوں نے سر سید احمد خان کو یہ نصیحت کی تھی کہ اب آئین اکبری کی طرف دیکھنے کی بجائے مغربی دنیا کے دستور پر نظر ڈالو۔ انہوں نے کلکتہ میں مغربی دنیا کی سائنس ترقی کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے اپنے ذاتی تجربات یا پھر اسی نصیحت سے متاثر ہو کر مسلمانوں کی مغربی تعلیم کے لیے عمر بھر جدوجہد کی۔ علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن سر سید احمد خان کے خیالات کے خوشہ چین تھے، اور انہوں نے سر سید کے ہی نظریات علامہ اقبال کے ذہن میں ڈالے، اور پھر علامہ اقبال نے ہی تصور پاکستان دیا۔ گویا ذہنی آزادی اور فکر کا سلسلہ غالب سے سر سید سے مولوی میر حسن سے علامہ اقبال اور علامہ اقبال سے آئین پاکستان تک پہنچتا ہے۔ اسلامی دنیا میں یہ واحد دستاویز ہے جو اسلام اور جمہوریت دونوں کو ساتھ رکھنے اور قدیم و جدید کو ساتھ ملا کر چلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ افسوس کہ پاکستان میں اس مقدس دستاویز کی کوئی قدر نہیں، اور باقی مسلم دنیا تو اب بھی دو راہے پر کھڑی ہے۔ ہم نے تو راستے پر چل کر راستہ کھوٹا کیا، لاہ عمل موجود ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.